कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, एक घूंघट निकाल के पिया, बैठूंगी मैं तो साबुन खिलेगा अंगना सुनी। बेहद छोटी सी और प्यारी सी दिखने वाली इस अदाकारा ने बॉलीवुड में एक खास मुकाम बनाया था। अपने समय की अन्य अदाकाराओं से बिल्कुल अलग और साधारण सी रहने वाली ये अभिनेत्री फिल्मी पर्दे पर भी बेहद साधारण तरीके से ही नजर आती थी। बावजूद इसके वो हमेशा दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब रही। उनके बाल बेहद लंबे थे और उनका कद उतना ही छोटा, और वो बीवी बनी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लंबे अभिनेता की। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। क्या आप जानते हैं इस अदाकारा को फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को। कैसे ये बीवी बनी अमिताभ की और क्या भूमिका है इनकी अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने में, क्योंकि जब इस अदाकारा की अमिताभ बच्चन से शादी हुई उससे पहले तक अमिताभ एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे और इसी अदाकारा ने अमिताभ के साथ उस समय फिल्म करने के लिए हाँ भरी, जब बाकी सब अदाकाराओं ने अमिताभ के साथ काम करने से मना कर दिया था। क्यों गुस्से में अपना आपा खोकर इस अदाकारा ने बेहद चर्चित अभिनेत्री रेखा को शूटिंग सेट पर ही सबके सामने तमाचा जड़ दिया था। कैसे इन्होंने अपने पति के साथ जुड़े हुए अन्य अभिनेत्रियों के नाम और अफेयर्स होने के बावजूद अपना घर आज तक संभाल कर रखा। क्यों इन्होंने फिल्मों में अपने करियर के पीक पर ही काम करना छोड़ दिया था। क्या आप जानते हैं कि इनके पति की एक बेहद सफल फिल्म की कहानी इस अदाकारा ने ही लिखी थी। इस अदाकारा के फिल्मों में आने की कहानी क्या है, इतनी सफल और दर्शकों की चहेती इस अभिनेत्री की आए दिन किसी न किसी के साथ होने वाली झड़प और बहस का कारण क्या है, और क्यों दर्शकों की प्यारी सी गुड्डी इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप सबकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक। आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा जया भादुड़ी के बारे में, जो अब जया बच्चन के नाम से बॉलीवुड में ज्यादा जानी जाती हैं। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। चलिए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा शुरू से। जया का जन्म 9 अप्रैल 1948 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता एक जर्नलिस्ट और राइटर थे। इनकी पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से और इन्होंने ग्रेजुएशन किया FTII पुणे से। इनका फिल्मों में आना हुआ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की वजह से, क्योंकि इनके पिता जर्नलिस्ट थे तो एक बार ये अपने पिता के साथ शूटिंग देखने गई थी। उस समय ये स्कूल में पढ़ा करती थी। वहाँ शर्मिला टैगोर की निगाह जया पर पड़ी। उस समय सत्यजीत रे अपनी फिल्म महानगर के लिए एक ऐसी उम्र की बच्ची की ही तलाश कर रहे थे। जब शर्मिला ने सत्यजीत रे को जया के बारे में बताया तो बस फिर क्या था, उन्होंने जया को अपनी फिल्म महानगर के लिए पसंद कर लिया। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई। उस समय जया मात्र 15 साल की थी। बस यहीं से जया ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया और इसके लिए उन्हें FTII में दाखिला दिला दिया गया ताकि वो पहले से इस लाइन के लिए थोड़ी तैयारी कर ले। जैसे मीरा सांसारिक बंधनों को तोड़कर गिरधर के खोज में चली जाती थी, मेरा प्रेम भी मीरा के प्रेम की तरह सच्चा है। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारी स्त्री से मुझे कोई जलन नहीं, क्योंकि वो मेरी सौतन थोड़ी है, वो तो मेरी बहन जैसी है। जया उम्मीद से बढ़कर अच्छा कर रही थी, यहाँ तक कि FTII में उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया और वहीं पर उन्हें अप्रोच किया ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए।
गुड्डे में जया ने एक ऐसे स्कूल की लड़की का किरदार निभाया जो फिल्म एक्टर धर्मेंद्र के लिए दीवानी थी। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई और बेहद सफल फिल्म साबित हुई। गुड्डे में जया का अभिनय इतना शानदार रहा कि उनके किरदार के लिए किसी और को सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। इस फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलते हैं। उस वक्त किसे पता था कि आगे जाकर ये दोनों बॉलीवुड के एक बेहद चर्चित रियल कपल की तरह दिखाई देंगे। इसी साल उनकी राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म उपहार रिलीज हुई। कमाल की बात ये थी कि छोटी सी दिखने वाली ये लड़की अपने करियर के शुरू में ही फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और उपहार के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तुम नाराज हो क्या? तुम मुझे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है? तुमने मुझसे ब्याह क्यों किया? यहाँ आपको बता दें कि FTII की गोल्ड मेडलिस्ट जया ने अपनी इस फिल्मी सफर में अलग अलग श्रेणी में जैसे बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे 9 अवार्ड हासिल किए। ये फिल्में थी उपहार, अभिमान, कोरा कागज, नौकर, 1084 की माँ, फिजा, कल हो ना हो और कभी खुशी कभी गम। जहां जया ने गुड्डे में स्कूल की एक भोली सी लड़की जो फिल्म स्टार धर्मेंद्र के लिए दीवानी थी का किरदार निभाया, वहीं अगले साल 1972 में जवानी दीवानी में थोड़ा ग्लैमरस किरदार निभाते हुए दिखाई दी और उससे अगले साल थोड़ा नेगेटिव किरदार निभाते हुए वो दिखाई दी फिल्म अनामिका में। साफ जाहिर था कि जया शुरू से ही अलग अलग किरदारों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। अगर उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों का जिक्र किया जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। फिल्म कोशिश में जया और संजीव कुमार दोनों एक ऐसे पति पत्नी की भूमिका निभाते हैं जिसमें एक गूंगा तो एक बहरा होता है और इस वजह से वे अपने पहले बच्चे को एक एक्सीडेंट में खो देते हैं। फिल्म में वे अपने आप को एक बच्चे की परवरिश के लिए नाकाबिल मानते हुए अपनी जिंदगी से जूझते हुए दिखाई देते हैं। ये फिल्म इतनी भावनात्मक फिल्म रही कि शायद ही कभी कोई दर्शक इस फिल्म को बिना रोते हुए देख पाया हो। इसके सिवा फिल्म परिचय में वे जितेंद्र के साथ दिखाई दी थी, तो वहीं फिल्म पिया का घर में अनिल धवन के साथ उन्होंने काम किया। इस फिल्म में वे दोनों एक ऐसे नए शादीशुदा जोड़े का किरदार निभाते हैं जो एक कमरे वाले घर में एक बड़े परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। आपस में कुछ पल बिताने के लिए तरस जाते हैं और इस ताने बाने में फिल्म में कभी कॉमेडी तो कभी भावनाओं का सिलसिला जारी रहता है। घर है ये रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर। अन्य फिल्म रही बावर्ची। इस फिल्म की डोर वैसे तो सुपरस्टार राजेश खन्ना के हाथ में रही, लेकिन जया वहां भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ 1972 में जया पहली बार नजर आई फिल्म बंसी बिरजू में, जहां जया इस समय तक अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। वहीं अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया और ये वो समय था जहां सभी टॉप अभिनेत्रियों ने फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी फ्लॉप फिल्मों की सूची बहुत बड़ी थी। वहीं जया ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी और साथ ही ये फिल्म उस समय की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म से अमिताभ को एंग्री यंग मैन का खिताब मिला और इसके बाद इस जोड़े ने अभिमान, चुपके चुपके, मिली और शोले जैसी सफल फिल्में दर्शकों को दी। शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ, लेकिन आप तो कुछ समझती नहीं है ना। जी नहीं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। जब तक सुलेखा दीदी यहाँ ना आए, आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। अगर बात करें जया और अमिताभ के रिश्ते के बारे में तो जया ने अमिताभ बच्चन को तब भी सपोर्ट किया जब वे उन्हें जानती भी नहीं थी। बात है FTII के टाइम की, जब जया वहाँ अपनी पढ़ाई कर रही थी और अमिताभ FTII में किसी काम से आए थे। तब जया ने अमिताभ के लिए ये टिप्पणी दी थी कि इस लड़के में कुछ खास बात है।
वही किस्सा है फिल्म बावर्ची के समय का। जया जहां राजेश खन्ना के साथ फिल्म बावर्ची में काम कर रही थी, वहीं अमिताभ के साथ बंसी बिरजू से उनकी दोस्ती शुरू हो गई थी। बावर्ची के सेट पर कभी कभी अमिताभ जया को मिलने पहुंच जाते थे और तब राजेश खन्ना ने जया को सलाह दी कि इस लड़के के साथ ज्यादा दोस्ती मत रखो, इसका फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला। खबरों के अनुसार माने तो जया इस बात पर राजेश खन्ना से काफी नाराज हुई और उन्होंने काका को उस समय ये कहा कि ये लड़का एक दिन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेगा और आप सबसे आगे जाएगा। कुछ ऐसा विश्वास जया ने हमेशा से अमिताभ बच्चन के लिए दिखाया। जया और अमिताभ की शादी का किस्सा भी बेहद रोचक है। फिल्म जंजीर की सफलता के बाद जया, अमिताभ और कुछ दोस्त फिल्म की सफलता सेलिब्रेट करने के लिए लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता ने उनसे उस समय ये कहा कि अगर लंदन जाना है तो इस दोस्ती यारी में लंदन जाने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा, बेहतर है आप दोनों पहले शादी कर लें और फिर चले जाएं। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ही आनन फानन में जया और अमिताभ की घर वालों की रजामंदी के साथ 3 जून 1973 में शादी हो गई और इसके बाद वे साथ में पति पत्नी बनकर ही लंदन गए। फिल्म शोले की शूटिंग के समय जया प्रेग्नेंट थी और उन्होंने मार्च 1974 में श्वेता को जन्म दिया और उससे 2 साल बाद फरवरी 1976 में अभिषेक का जन्म हुआ। जहां जया धीरे धीरे बच्चों और अपनी गृहस्थी में व्यस्त होती चली गई, वहीं अमिताभ का करियर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जया ने अमिताभ का हाथ उस समय थामा जब वो एक स्ट्रगलर थे, वहीं अमिताभ अब आगे बढ़ रहे थे और उनका नाम अक्सर किसी न किसी अदाकारा के साथ जुड़ता ही रहता था। अभिषेक के जन्म से ठीक पहले वो साल था जब अमिताभ बच्चन की जिंदगी में रेखा आ गई। फिल्म 2 अनजाने की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। ये शूटिंग कोलकाता में हो रही थी। दोनों अक्सर शूटिंग के बाद साथ में घूमने निकल जाया करते थे। खबरों के मुताबिक रेखा और अमिताभ दोनों रेखा के एक दोस्त के बंगले पर मिला करते थे। टीम के लोगों को समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इनकी नज़दीकियों के किस्से अक्सर जया को भी सुनने को मिलते। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों को पसंद आ रही थी, इसीलिए 2 अनजाने के बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिसमें खून पसीना, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, राम बलराम, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है। सलामी इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की। ये दोनों अपने इश्क को छिपाने की कितनी भी कोशिश करते, लेकिन ये उतना ही नामुमकिन था जितना आग के बाद धुआं रोकना नामुमकिन है। एक वक्त था जब जया का सब्र लगभग खत्म हो चुका था और जया ने राम बलराम के प्रोड्यूसर टीटू से रेखा को फिल्म में ना लेने की रिक्वेस्ट की। प्रोड्यूसर पर जया का दबाव बना तो उन्होंने रेखा को फिल्म से निकालने की ठान ली। तब रेखा ने प्रोड्यूसर से फिल्म में काम करने की इच्छा जताते हुए कहा कि उन्हें स्टोरी बहुत पसंद है और इसके लिए वह फिल्म में फ्री में भी काम करने को तैयार हैं। जाहिर था कि रेखा अमिताभ के साथ समय बिताने के किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि रेखा की फीस उस समय एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। जया इस बात से बेहद परेशान थी और उन्हें रेखा की इंटेंशन भी साफ समझ आ रही थी। इसी उधेड़-बुन में जया एक बार फिल्म के सेट पर पहुंच गई और ये वो समय था जब अमिताभ और रेखा एक अलग ही कोने में खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। जया तो पहले से ही बहुत गुस्से में थी। जब उन्होंने इन दोनों को इस तरह साथ खड़ा पाया तो जया ने रेखा के साथ कुछ बातचीत के दौरान अपना आपा खो दिया और उन्हें पूरी शूटिंग टीम के सामने थप्पड़ जड़ दिया। साफ जाहिर था कि जया ने इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठाया होगा। इसके बाद कुली के समय का किस्सा भी मशहूर है, जब जया ने घायल हुए अमिताभ से पूरी फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए लोगों को मिलने दिया, पर रेखा को अमिताभ से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इसका असर ये हुआ कि कहीं ना कहीं रेखा को ये समझ आ गया था कि अब ये रास्ता और आसान नहीं। रेखा अमिताभ की लाइफ में तब आई जब वे पहले से जया के साथ शादीशुदा थे, तो यहाँ जो गलती रेखा और अमिताभ कर रहे थे उसकी तकलीफ जया को झेलनी पड़ी। कोई भी बीवी अपने पति के साथ किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद भी किस्से खत्म नहीं हुए। ये आग उस समय और भड़की जब 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में
रेखा सिंदूर लगाकर लोगों के सामने उपस्थित हुई। बात करें फिल्म सिलसिला की तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस रियल लाइफ लव ट्रायंगल को अपने फायदे के लिए भुनाना चाहते थे और जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला में तीनों को एक साथ लेने की कोशिश करनी चाही तो जया ने इस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म का अंत बताया जहां हीरो अपने नाजायज रिश्ते को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है तो जया इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। कमाल की बात ये रही कि इस फिल्म के बाद रेखा और अमिताभ दोनों फिर किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन बेहद संस्कारी परिवार के संस्कारी बेटे की इमेज को मेंटेन करके चल रहे थे, वहीं ये बात भी हमेशा से सुर्खियों में रही कि अमिताभ एक वेमेनाइजर थे। यहाँ तक कि इनका रोमांस लावारिस फिल्म की एक ईरानी डांसर के साथ भी शुरू हो गया था। इसके अलावा इनका नाम प्रवीण बॉबी, जया प्रदा और अन्य कुछ अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ता रहा। अगर एक अलग ही नजरिए से बात की जाए तो जया भादुड़ी ने शायद बेहद ज्यादा मानसिक तनाव को इस दौरान झेला होगा। एक और घटना इस बात की पुष्टि करती है। बात है जब एक जर्नलिस्ट अमिताभ के घर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आमंत्रित थे। कुछ औपचारिक और फिल्मी सवालों के बाद ये जर्नलिस्ट अमिताभ से रेखा और उनके बारे में सवाल करने लगा। यहाँ बेहतरीन एक्टर अमिताभ अपने हाव भाव और मनस्थिति को जाहिर न करते हुए आराम से रिपोर्टर की बात का जवाब देते रहे। लेकिन हकीकत ये थी कि अमिताभ का मूड खराब हो चुका था। जब ये लोग खाने पर बैठे तो जया ने अमिताभ से चावल लेने के लिए कहा। इस पर अमिताभ अचानक से भड़क गए और बोले कि आपको पता नहीं है कि मैं चावल नहीं खाता तो क्यों बार बार आप चावल के लिए बोल रही हैं। जया ने उत्तर दिया कि रोटी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। इसके बाद वे किचन के अंदर चली गईं और वापस लौटकर भी नहीं आईं। माना जाता है कि इसके बाद अमिताभ की तरफ से किसी बेहद प्रभावशाली हस्ती का फोन भी इस रिपोर्टर को गया कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जया द्वारा लिखी गई फिल्म शहंशाह ने एक बार फिर से अमिताभ के गिरते हुए करियर को सहारा दिया था। कह सकते हैं कि जया ने एक बीवी, एक माँ और एक बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन जो मानसिक तनाव उन्होंने अपने पति के साथ जुड़े हुए किस्सों की वजह से झेला होगा वो सिर्फ वही जानती होंगी। बात करें जया की फिल्मों में काम बंद करने की तो जया इस कदर समर्पित मां रही कि एक बार जब छोटी श्वेता ने जया से कहा कि आप शूटिंग पर मत जाया करें, पापा तो जाते ही हैं, उसी के बाद उन्होंने अपनी चल रही शूटिंग्स को खत्म करके फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपने बच्चों की देखभाल में लग गई। आज बार बार हमें जया के गुस्से और झगड़े के किस्सों के बारे में सुनने को मिलता है। क्या वाकई इन झगड़ों के पीछे की वजह जया का गुस्से वाला स्वभाव है या फिर एक समय बॉलीवुड में अनेकों अवार्ड पाने वाली और अपने चमकते करियर को छोड़ने वाली गुड्डी के अंदर की घुटन कहीं ना कहीं इस तरह बाहर निकल रही है। कारण चाहे जो भी हो, जया भादुड़ी एक बेहद ही उम्दा कलाकार रहीं और जया बच्चन बनने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को परिवार की खातिर छोड़ दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।